हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी गोल्ड फिंगर की स्टोरी जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉन्ड एक टास्क को पूरा करने के बाद मायामी गया हुआ है और वहां उससे मिलने फेलिक्स लीटर आता है, जो कि मिस्टर एम का ही एक लेटर उसके लिए लेकर आया है। और उस लेटर में बॉन्ड को एक नया मिशन मिला था और एक गोल्ड फिंगर के नाम के आदमी पर नजर रखने के लिए। सबको पता था कि ये आदमी सोने की तस्करी किया करता है, पर किसी के भी पास इसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से ये हमेशा बच जाता है। गोल्ड फिंगर बहुत ही शातिर गैंगस्टर और एक बहुत ही उम्दा कार्ड प्लेयर भी है। कार्ड प्लेइंग में इसे आज तक किसी ने नहीं हराया और ये इससे बहुत पैसे भी जीतता है। लीटर के जाने के बाद जब बॉन्ड गोल्ड फिंगर पे नजर रखता है तो वो फिर से कार्ड ही खेल रहा था। जब बॉन्ड ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसने कान में एक ईयरफोन पहन रखा है। बॉन्ड को इस बात पर शक होता है तो वो गोल्ड फिंगर के होटल रूम में जाता है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। दरअसल वहाँ एक लड़की बाइनोकुलर्स और एक रेडियो की मदद से कार्ड के गेम में गोल्ड फिंगर को चीटिंग करवा रही थी। वो उसके साथ वाले प्लेयर के सारे कार्ड्स गोल्ड फिंगर को बता देती थी। उस लड़की का नाम था जिल मास्टरसन। बॉन्ड पहले तो वहाँ रेडियो बंद कर देता है और फिर वो जिल को अपनी मीठी बातों में फंसाने लगता है और जिल को पूरा कन्विंस करने के बाद वो रेडियो ऑन करता है और गोल्ड फिंगर को बोलता है कि तुम्हें इस आदमी से जितने पैसे जीते हैं वो वापस करो, वरना मैं ये तुम्हारी चीटिंग के बारे में सबको बता दूंगा। गोल्ड फिंगर उस आदमी से कार्ड का गेम हार जाता है। जिल बॉन्ड के साथ उसके कमरे में आ जाती है। रात में बॉन्ड के रूम में एक आदमी आता है और बॉन्ड पर अटैक करता है और बॉन्ड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब बॉन्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जिल मर चुकी है। उसके पूरे बॉडी पर सोने से पेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से सफोकेशन से वो मर गई। अब बॉन्ड लंदन पहुंचता है जहां वो मिस्टर एम से मिलता है। मिस्टर एम उसे डांट लगाते हैं कि तुम अपने मकसद से भटक गए थे। तुम्हारा काम था कि तुम गोल्ड फिंगर पर नजर रखो, पर तुम्हारा ध्यान उस लड़की पर था। बॉन्ड बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उस लड़की को गोल्ड फिंगर नहीं मारा है और इसीलिए मैं इस मिशन को अभी भी पूरा करना चाहता हूँ। मिस्टर एम उस पर भरोसा करके उसे फिर से मिशन का काम दे देते हैं। मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बॉन्ड और एम बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर से मिलते हैं। गवर्नर यहाँ गोल्ड फिंगर का प्लान बताता है कि गोल्ड फिंगर के पास बहुत ही ज्यादा सोना है और वो ये सब सोना इलीगल तरीके से बहुत कम दाम में खरीदता है और सोना बेचने के लिए वो ऐसे देश में बेचता है जहाँ सोने के दाम ज्यादा हो। और आज तक का सबसे बड़ा राज यही है कि गोल्ड फिंगर सोने को एक देश से दूसरे देश कैसे लेकर जाता है, क्योंकि सोने को एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। और अगर हमें सबूत मिल जाए कि वो सोने की तस्करी कैसे किया करता है तो हम उसे तुरंत ही पकड़ लेंगे। बॉन्ड का मिशन यहाँ इसी बात का पता करना है। बॉन्ड को अब मिशन से रिलेटेड कुछ चीजें दी जाती हैं, जिसमें एक सोने का बार, एक हाई टेक कार जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि हथियार, नेविगेशन सिस्टम, और बॉन्ड को 2 ट्रैकिंग डिवाइस भी दी जाती है। अब बॉन्ड अपने मिशन पर निकल जाता है और सीधे जाकर गोल्ड फिंगर से मिलता है। गोल्ड फिंगर यहाँ गोल्फ खेल रहा था और वो बॉन्ड को भी एक मैच खेलने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ गोल्ड फिंगर का सबसे खास आदमी भी प्रेजेंट था जिसका नाम था ऑड जॉब, और ये वही है जिसने जिल को मारा था और बॉन्ड को बेहोश किया था। मैच खेलने के स्टार्ट में बॉन्ड अपना गोल्ड बार दाव पे लगा देता है। उस सोने की बार की कीमत $5000 थी, इसीलिए गोल्ड फिंगर भी 5000 की ही बाजी खेलता है। पर जैसे ही गेम शुरू होता है गोल्ड फिंगर चीटिंग करना शुरू कर देता है। जब उसका गोल्फ बॉल नहीं मिलता और उसे लगता है कि वो हार जाएगा तो वो एक नया बॉल नीचे गिरा देता है। बॉन्ड ये सब समझ जाता है क्योंकि वही तो गोल्ड फिंगर की बॉल के ऊपर खड़ा था, इसीलिए अब बॉन्ड भी चीटिंग करना शुरू कर देता है और गोल्ड फिंगर को गोल्फ के गेम में हरा देता है। गोल्ड फिंगर भी ये जानता है कि ये बॉन्ड है और वो यहाँ बस गोल्फ खेलने तो नहीं आया होगा। सो गोल्ड फिंगर उसे धमकी देता है कि उसके रास्ते में नहीं आए और बॉन्ड को डराने के लिए वो ऑड जॉब को अपनी ताकत दिखाने के लिए बोलता है, जिसमें पहले तो ऑड जॉब सिर्फ अपने हाथों से ही गोल्फ बॉल का पाउडर बना देता है और फिर अपने टोपी को वो इस अंदाज में फेंकता है कि वहाँ पत्थर की एक मूर्ति कट जाती है। लेकिन इन सब के बीच बॉन्ड वो काम करता है जिसके लिए वो यहाँ
आया था। वो गोल्ड फिंगर की कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है और उसके बाद अपने कार में लगे नेविगेशन की मदद से वो गोल्ड फिंगर का पीछा करने लगता है। जब गोल्ड फिंगर रास्ते में एक जगह पर रुकता है तो बॉन्ड भी थोड़ी दूर पर रुक जाता है और गोल्ड फिंगर पर नजर बनाए रखता है और तभी वहाँ पर एक गोली चलती है। गोली चलाने वाली एक लड़की थी। बॉन्ड अब उस लड़की का पीछा करता है और अपनी गाड़ी में लगे हुए हथियारों की मदद से उस लड़की की गाड़ी को तबाह कर देता है और फिर उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो लड़की बॉन्ड की गाड़ी में बैठ जाती है तो बॉन्ड को रियलाइज होता है कि बॉन्ड उसका निशाना नहीं था। वो लड़की एक गैराज के पास बॉन्ड की कार से उतर जाती है। अब बॉन्ड फिर से गोल्ड फिंगर का पीछा करता है और गोल्ड फिंगर की कंपनी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सिक्योरिटी है। सो वो सोचता है कि वो यहाँ रात को आएगा। फिर जैसे ही रात होती है वो गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। यहाँ वो गोल्ड फिंगर को एक चाइनीज आदमी से बात करते हुए देखता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि आखिर वो अपने सोने को एक देश से दूसरे देश कैसे लेकर जाता है। वो अपनी पूरी कार को सोने का बना देता है और उन्हीं गाड़ियों में बैठकर वो यहाँ से वहाँ जाता है और इसीलिए आज तक किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ और वो पकड़ा भी नहीं गया। और बॉन्ड ये भी सुनता है कि गोल्ड फिंगर आजकल अपना ज्यादा समय ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को दे रहा है। अब बॉन्ड सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री से जाने लगता है तो वो वहाँ वो उसी लड़की को देखता है जो कि पहले उससे मिली थी। वो यहाँ भी एक स्नाइपर गन लेकर आई थी और वो गोल्ड फिंगर को मारना चाहती थी और उसकी गन एक वायर में टच हो जाती है जिसकी वजह से हर तरफ अलार्म बज जाता है। जब बॉन्ड उससे पूछता है कि तुम गोल्ड फिंगर को क्यों मारना चाहती हो तो वो बताती है कि गोल्ड फिंगर ने मेरी बहन को मारा है और मेरी बहन का नाम था जिल मास्टरसन। इसीलिए बॉन्ड अब उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है क्योंकि वो उसकी मदद भी करना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ही तो जिल भी मारी गई थी। पर अब गोल्ड फिंगर के लोग बॉन्ड का पीछा नहीं छोड़ते। वो अपनी हाईटेक कार की काफी फीचर्स को यूज करके उनको बहुत सारी गाड़ियों को बर्बाद कर देता है, पर फिर भी गोल्ड फिंगर के लोग उसके पीछे आ ही रहे थे। इसीलिए बॉन्ड अपनी गाड़ी रोककर जिल को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ ऑड जॉब आ जाता है जो कि अपनी हैट से जिल को तुरंत ही खत्म कर देता है। और जिल को मारने के बाद ये लोग बॉन्ड को पकड़कर फैक्ट्री पे वापस ले आते हैं, जहाँ फैक्ट्री के अंदर उसे बांध दिया गया है, जहाँ उस पर एक लेजर लाइट छोड़कर उसे बीच से काट देने वाले होते हैं। अब बॉन्ड यहाँ पैतरा खेलता है, जहाँ वो गोल्ड फिंगर को बोलता है कि MI6 को तुम्हारे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में पता है और अगर यहाँ मुझे कुछ भी हुआ तो वो लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। गोल्ड फिंगर बॉन्ड की बातों पर यकीन करके उसके मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है और डिसाइड करता है कि वो उसे तब तक जिंदा रखेगा जब तक वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को पूरा न कर ले। और इस बीच वो बॉन्ड को अपने पूरे कंपाउंड में घुमाता रहेगा ताकि अगर MI6 के लोग बॉन्ड पर नजर रखे तो उन्हें लगे कि बॉन्ड अभी भी इस मिशन पर काम कर रहा है। और वो लोग बॉन्ड को बेहोश कर देते हैं। जहाँ अब बॉन्ड इस बार उठता है तो वो एक प्राइवेट जेट में था। यहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था पुसी गैलोर, जो कि इस प्लेन की पायलट भी थी। पुसी यहाँ बताती है कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को पूरा करने के लिए ये लोग अमेरिका जा रहे हैं और अब कंटकी पहुँचने वाले हैं। इसीलिए बॉन्ड कपड़े बदलने के बहाने अपना ब्रीफकेस लेकर बाथरूम में जाता है, जहाँ वो अपने पास एक ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसे अपने शूज में लगा लेता है ताकि MI6 उसे ट्रैक कर सके। MI6 को ये पता चल जाता है कि बॉन्ड अभी गोल्ड फिंगर के प्राइवेट जेट में है और केंटकी की ओर जा रहा है। जब बॉन्ड केंटकी पहुंचता है तो आसमान में बहुत सारे प्लेन उड़ते हुए देखता है तो पुसी वहां आकर बताती है कि मैंने ही इन सबको ट्रेनिंग दी है और हम यहाँ प्लेन से कलाबाजियां दिखाने वाले हैं। वहीं ऑड जॉब बॉन्ड का इंतजार कर रहा था जो कि उसे लेकर चला जाता है। ऑड जॉब बॉन्ड को गोल्ड फिंगर के फार्म हाउस के एक रूम में कैद कर देता है। उसी फार्म हाउस में एक तरफ गोल्ड फिंगर की मीटिंग भी चल रही होती है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के ही बारे में। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में पैसे लगाए थे और अब वो लोग इतना वेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो गोल्ड फिंगर से अपने पैसे भी वापस मांग रहे थे। इस पर गोल्ड फिंगर उन लोगों से बस एक दिन की मोहलत मांगता है और बोलता है कि पहले के मुकाबले आप लोगों को 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब गोल्ड फिंगर यहाँ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की पूरी प्लानिंग बताता है कि कल ये लोग फोर्ट नॉक्स नाम के एक डिपॉजिटरी को लूटेंगे क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इधर बॉन्ड अपने गार्ड को मार कर उस रूम से भाग जाता है और मीटिंग वाले रूम में छिपकर गोल्ड फिंगर की सारी बातें सुनने लगता है। गोल्ड फिंगर यहाँ बता रहा था कि कल हम एक एयर शो करेंगे और अपने बहुत सारे प्लेन से आसमान में डेल्टा 9 नर्व गन बरसाएंगे और जो भी इस गैस को सूंघेगा वो काफी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। लेकिन दरअसल गोल्ड फिंगर यहाँ बात छिपा रहा था कि इस गैस से लोग बेहोश नहीं होंगे बल्कि मारे जाएंगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद गोल्ड फिंगर का एक पार्टनर कहता है कि मुझे 10 गुना पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मैं यहाँ
से चला जाऊंगा। इधर बॉन्ड ने उन सारी बातों को एक कागज पर लिख लिया है और वो उस कागज में ट्रैकिंग डिवाइस को डाल देता है। इधर गोल्डफिंगर अपने उस पार्टनर जो कि अपना हिस्सा मांग रहा था उसे लेकर बाहर चला जाता है और जो लोग कमरे में अंदर बच गए थे उन सब पर डेल्टा 9 गैस छोड़ दिया जाता है। ये सारे लोग वहीं मर जाते हैं। गोल्डफिंगर ने अपने उस पार्टनर को उसके हिस्से के पैसे दे दिए थे और तभी वहाँ पुसी बॉन्ड को लेकर आती है और गोल्डफिंगर को बोलती है कि बॉन्ड ताका झाकी कर रहा था। और इसी बीच बड़ी ही चालाकी से बॉन्ड उस कागज को उस आदमी के पॉकेट में डाल देता है। वो आदमी जैसे ही बाहर निकलता है उसका सिग्नल MI6 को मिल जाता है और वो लोग नेविगेशन की मदद से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ऑड जॉब उस आदमी को मार देता है और उसकी गाड़ी को एक जंकयार्ड में क्रश करवा कर अपने साथ ही लेकर चल देता है। गोल्डफिंगर पुसी को कहता है कि तुम्हें कैसे भी बॉन्ड को कल तक फंसा के रखना होगा ताकि वो कोई परेशानी न खड़ी करे। तब तक वहाँ MI6 के 2 एजेंट्स भी पहुँच गए थे और ये पता चलने पर गोल्डफिंगर बॉन्ड को वहाँ बुलाने के लिए कहता है ताकि वो लोग बॉन्ड को देखकर तसल्ली करके चले जाएं। यहाँ बॉन्ड गोल्डफिंगर को कहता है कि तुम्हारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल होने वाला है क्योंकि फोर्ट नॉक्स में घुसने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे रहेंगे जब तक कि US आर्मी वहाँ पहुँचेगी और फोर्ट नॉक्स में जितना सोना है उन सबको बाहर निकालने के लिए कम से कम 12 दिन का वक्त लग सकता है और इसीलिए तुम वहाँ के सोने को कभी भी वहाँ से नहीं निकाल पाओगे। इस बात पर गोल्डफिंगर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ से सोना निकालूंगा। मैं वहाँ एक भी सोना नहीं निकालूंगा बल्कि मैं वहाँ एक बॉम्ब की मदद वहाँ के सारे सोने में एक रेडिएशन भर दूंगा जिससे कि वो अगले 50 साल के लिए बेकार हो जाएंगे और जब ये सोना बेकार हो जाएगा तो जो सोना मेरे पास पड़ा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी और इससे कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। अपनी सारी प्लानिंग के लिए गोल्डफिंगर बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर पुसी बॉन्ड को फंसाने लगती है और बॉन्ड भी उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगले दिन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू होता है और सारे प्लेन्स प्लानिंग से पूरे शहर पर गैस डालने लगते हैं जिससे वहाँ के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। गोल्डफिंगर को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है फोर्ट नॉक्स। वहाँ सारे गेट्स को पार करते हुए वो लोग मेन सेफ तक पहुँच गए हैं और वहाँ बॉम्ब भी लगा देते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट भी किया जाता है जहाँ अब इनके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त था और यहाँ बॉन्ड भी इनके साथ ही आया हुआ था। इधर सिटी में जो लोग बेहोश हुए थे वो धीरे धीरे उठने लगते हैं क्योंकि पुसी भी बॉन्ड के साथ मिल चुकी थी और उसने गैस ही बदल दिया था और साथ ही अमेरिकन आर्मी को भी खबर कर दी गई थी। गोल्डफिंगर ने इधर बॉन्ड की हथकड़ी को बॉम्ब के साथ ही बांधकर सेफ के अंदर डाल दिया है ताकि जैसे ही ये बॉम्ब फटे उसके साथ साथ बॉन्ड भी मारा जाए। लेकिन तब तक US आर्मी वहाँ आ जाती है जिसकी वजह से गोल्डफिंगर तुरंत ही उस तिजोरी को बंद कर देता है। इस सेफ के अंदर गोल्डफिंगर के आदमी और ऑड जॉब भी था। गोल्डफिंगर के असिस्टेंट के पास से बॉन्ड अपने हथकड़ी की चाबी निकाल लेता है और अपने आप को फ्री कर लेता है। इससे ऑड जॉब उस पर अपनी हैट चलाकर मारता है जिससे कि बॉन्ड बाल बाल बचता है लेकिन वो हैट वहाँ की बिजली की वायर्स को काट देती है। इधर ऑड जॉब और बॉन्ड की फाइट होती है जो कि काफी देर तक चलती रहती है क्योंकि ऑड जॉब को हराना इतना आसान भी नहीं था। बॉन्ड यहाँ समझ जाता है कि ऑड जॉब को हराने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। वो ऑड जॉब की हैट को एक लोहे की रेलिंग में फंसा देता है और जब ऑड जॉब अपनी हैट निकालने जाता है तो वो वहाँ की बिजली की तारों को उस रेलिंग में लगा देता है और करंट लगने की वजह से ऑड जॉब मारा जाता है। इधर गोल्डफिंगर US आर्मी के ही कपड़े पहनकर वहाँ से आसानी से भाग जाता है। बॉन्ड इधर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है और बाहर तब तक US आर्मी ने गोल्डफिंगर के सारे लोगों को मार दिया है और सेफ के दरवाजे को खोलकर वो लोग भी अंदर पहुँचते हैं। एक बॉम्ब एक्सपर्ट की मदद से बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर दिया जाता है। गोल्डफिंगर तब तक वहाँ से भाग चुका था और सब बॉन्ड के काम से काफी खुश थे और इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उसका लंच था। इसीलिए जब वो प्लेन पकड़कर वहाँ जाने लगता है तभी उस प्लेन में गोल्डफिंगर आता है और बोलता है कि तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब प्लेन के अंदर ही बॉन्ड और गोल्डफिंगर के बीच फाइट होती है जिसमें गलती से गोली चल जाती है और वहाँ की विंडो में लग जाती है और विंडो का पूरा रास्ता खुल जाता है और बाहर की हवा अंदर आने लगती है और उस विंडो से गोल्डफिंगर बाहर गिर जाता है और मारा जाता है। बॉन्ड और पुसी प्लेन को पानी में गिराते हैं और उनकी जान बच जाती है और MI6 बॉन्ड और पुसी को रेस्क्यू करने आते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।